नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कॉलेजियम सिस्टम और इसको लेकर के जो पिछले कुछ दिनों से बयान आए हैं भारत सरकार की तरफ से, कानून मंत्री की तरफ से और उपराष्ट्रपति की तरफ से, उन्होंने आप जानते हैं कि 8 दिसंबर को जब पहले सत्र का एक तरीके से सूत्रपात किया था एज सभापति के तौर पर, तो उन्होंने एक भाषण दिया था और उस भाषण में जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी का जो कानून बनाया था, दोनों सदनों ने, राष्ट्रपति की मोहर लगी थी, 23 राज्यों की भी मोहर लगी थी उस पर, उसे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था असंवैधानिक बताते हुए, उस पर एक बहुत कड़ी टिप्पणी की थी और इसे लोकतंत्र का अपमान बताया था, इसको पार्लियामेंट का अपमान बताया था और ये सवाल खड़ा किया था कि सर्वोच्च कौन है। हम सब जानते हैं सर्वोच्च तो इस देश का संविधान है, लेकिन प्रश्न ये है कि चुनी हुई सरकार, जिसको जनता की शक्ति जिसमें निहित है जनादेश में, और पार्लियामेंट जिसमें लोगों का भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व है और स्टेट्स का भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, वो अगर कोई कानून बनाती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार देकर के खारिज कैसे कर सकती है। इसको लेकर के बहस चल रही है पिछले कुछ समय से। अभी कुछ ही दिन पहले कानून मंत्री ने कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हुए राज्यसभा में कुछ और टिप्पणियां की थी और तब राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के सदस्य हैं, उन्होंने प्रश्न किए थे, पूरक प्रश्न किए थे और वो सरकार से बहुत कुछ जानना चाहते थे। उनके रुख से लगा कि वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि सरकार एक्चुअल में करने क्या जा रही है। लेकिन कोई भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो पद और गोपनीयता की शपथ लेता है और वो ऐसे ही सदन में या सदन के बाहर आने वाली तैयारियों की जानकारी तो कम से कम नहीं देता है। इतनी जानकारी तो राजीव शुक्ला को और कांग्रेस को होनी चाहिए। और कांग्रेस के भीतर चल क्या रहा है, इसका पता लगा बुधवार को, जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसदीय दल को संबोधित करते हुए कुछ कड़ी टिप्पणियां की और ये आरोप मढ़ दिया मोदी सरकार पर कि वो न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। और मामला यहीं तक सीमित रहता कि यानी सरकार की आप आलोचना करिए, समझ में आता है, लेकिन अगर आप सीधे सीधे ये कहने लगें कि मंत्रियों और ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को विभिन्न तरह से न्यायपालिका पर हमला करने वाले भाषण देने के लिए कहा गया है, न्यायपालिका के प्राधिकार को कमजोर करने का सुनियोजित प्रयास हो रहा है, तब जरा सवाल खड़े होते हैं। संवैधानिक पद पर कौन बैठा है? 8 दिसंबर को किसने भाषण दिया था राज्यसभा में? उपराष्ट्रपति ने और सभापति ने राज्यसभा के, यानी सोनिया गांधी ने एक तरीके से उपराष्ट्रपति के उस भाषण को भी कटघरे में खड़ा करके एक तरीके से उनकी अथॉरिटी को भी चैलेंज किया है, उनकी निष्पक्षता, उनकी तटस्थता पर भी एक प्रश्न खड़ा कर दिया है और ये कह दिया है कि वो तो सरकार के इशारे पर सदन में भाषण दे करके और सुप्रीम कोर्ट का अनादर कर रहे हैं। और इसी पर उपराष्ट्रपति ने, जब शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था, गहरी नाराजगी जाहिर की है। वो अब पब्लिक डोमेन में है, उन्होंने जो कुछ कहा है, दोपहर में मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है। लेकिन कांग्रेस का जो रुख है, इस पर आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीति होने जा रही है और क्या सरकार ने जो संकेत दिए थे
कि हम कॉलेजियम सिस्टम को स्वीकार नहीं करेंगे या बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर से 2015 की तरह एक कानून लेकर के आएंगे, क्या वो अब लटकेगा या सरकार संकल्पित है उसे लेकर के आएगी? इन सब विषयों पर बात करेंगे और जिस तरह का रुख इधर राहुल गांधी का और कांग्रेस का कोविड-19 को लेकर के जारी किए गए चेतावनी पत्र पर रहा है मजाक उड़ाने का, उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जाने-माने विचारक, मनीषी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ विजय सरदाना साहब जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा। विजय सरदाना जी से जुड़ते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, नमस्ते। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। विजय जी, जो कुछ इस समय चल रहा है, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? ये कांग्रेस जो 93 में सब जानते हैं कि जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब ये कॉलेजियम सिस्टम बना था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम बनाने के लिए उस समय विवश हुई या उनको अपॉर्चुनिटी दी एक तरीके से कांग्रेस ने, तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार तो था नहीं। उस समय की सरकार, उस समय के प्रधानमंत्री ही रहे होंगे। कुछ ऐसे कर्म इन्होंने किए होंगे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी देने का एक सुनहरी मौका मिल गया और अब ये ऐसी स्थिति में पहुंच गई है पूरा विवाद कि इससे निपटना अब आसान नहीं रह गया है। सरकार को भी पसीना आ रहा है। तो कांग्रेस कॉलेजियम के लिए जिम्मेदार भी रही है और अब रायता फैलाने की भी कोशिश कर रही है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, अभिवादन, बहुत स्वागत। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जैसा कि पिछले कई हफ्तों से इस देश में चर्चा का विषय है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो एक आधारभूत संरचना है, उसमें जो भी हमारे गवर्नेंस के 3 एस्पेक्ट हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इन तीनों को अलग रखा गया है। लेकिन अगर हम देखें संविधान पीठ की चर्चा से लेकर आज तक, बड़ा इंटरेस्टिंग, रोचक विवरण है कि ये समस्या क्यों हुई, कौन जिम्मेवार था। इंटरेस्टिंगली ये सारे आंकड़े दर्ज हैं, सारी स्थितियां दर्ज हैं। अगर हम बात करें कोलेजियम सिस्टम की या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, अगर हम एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट लेते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी, उसमें इस मुद्दे पे चर्चा हुई कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होंगे हायर जुडिशरी में, और कई तरह के विचार आए, कई तरह के मत रखे गए और अल्टीमेटली जो हमारे संविधान में आर्टिकल 124 में कहा गया है, उसके हिसाब से कि राष्ट्रपति जो कि सर्वोच्च या फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिनके अधीन ये हमारा संविधान है, उनके पास अधिकार रहेगा किसी भी हायर जुडिशरी में नॉमिनेट करने का या अपॉइंट करने का, और उसके लिए वो चीफ जस्टिस से भी इनपुट लेंगे और जो उनको सही लगेगा अपने विवेक से वो फैसला करेंगे। ये बात रही थी कि एक सिस्टम बना था जिसके कारण इस बात को माना गया था। अगर हम इसके थोड़े इतिहास पे जाएं, 1947 से लेकर 1973 तक ये सिस्टम बहुत अच्छा चलता रहा। और अगर हम ये देखें कि भारत ने जितने भी जजेस हैं जिनको आज हम कोट करते हैं, जिनकी बातों को लेके हम रेफरेंस कोट करते हैं, वो सब नॉन कोलेजियम सिस्टम की देन थे। इसको भी हमें समझना होगा। तो ये कहना कि पहले जजेस ठीक थे या नहीं थे या कोलेजियम ने अच्छे जजेस दिए, ऐसा नहीं है। 73 से पहले भी इस देश में बहुत अच्छे अच्छे जजेस आए और लैंडमार्क जजमेंट दिए, जिसको आज हम हर जगह कोट करते हैं। 73 में एक विचित्र घटना घटी, जब अगर हम इतिहास में जाएं तो
श्री एएन सेन, जस्टिस एएन सेन को, जो उस समय परंपरा ये थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, लेकिन 73 में परंपरा तोड़ी गई और जो 3 जजेस, सीनियर जजेस को छोड़ के जो चौथे नंबर पे थे, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। जी जी। और ये जो शुरुआत की एक स्टेब्लिश्ड अच्छी हेल्दी परंपरा को तोड़ने की, अब आप सब जानते हैं कि उस समय सरकार किसकी थी। इंदिरा उस गांधी समय बीजेपी नहीं थी, उस समय बीजेपी नहीं थी, उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी। इसका मतलब जो पहला डिफेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के अंदर आया, जो किया गया, वो कांग्रेस की सरकार ने किया। उसके बाद जो दूसरा डिफेक्ट आया, और क्यों आया, एएन रे साहब की अगर आप बायोग्राफी देखें या उन्होंने जो कार्रवाई करी या जो डिसीजन लिए, वो काफी विवादास्पद रहा। पूरे देश में प्रदर्शन रहे, कई महीनों तक कोर्ट्स में और बार में प्रदर्शन चलते रहे। तो इसका मतलब यह है कि उस समय बहुत विचित्र स्थिति हो गई थी इस देश में, और जो निर्णय पे उन्होंने डिसेंट दिया या एब्सटेन किया या अपने मत अलग रखे बेंच से, तो ये हमें समझना होगा कि वहां पे एक सीधा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नजर आता है। उसके बाद जो चर्चा आई 73 की जो हमने बात करी, उसके बाद 81 में जब जजेस के ट्रांसफर हुए, जब उसमें लिखा गया था कि इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस, ये प्रावधान है 124 में कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस जिनकी ट्रांसफर होगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, उसका चीफ जस्टिस है वो कंसल्ट करेंगे। जी जी। लेकिन उस समय भी कुछ जजेस के तबादले किए गए और चीफ जस्टिस को पिक्चर में नहीं रखा गया। उस समय भी सरकार कांग्रेस की थी। उसके बाद जब स्थिति बिगड़ती गई तो 81 में जो सिचुएशन आई, उस समय भी कांग्रेस जो थी वो, मतलब जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी। 93 में जब रेफरेंस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए पूछा गया कि साहब कंसल्टेशन का क्या मतलब है, और उस समय ये कहा गया कि 81 में ये था कि कंसल्टेशन से होगा, और कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस। इसका मतलब चीफ जस्टिस की बात को मानना ही पड़ेगा। जब बात आई कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कि चीफ जस्टिस का क्या मतलब है, चीफ जस्टिस एलोन या किसी से कंसल्ट करेंगे, तो जब 93 में 98 में जब वो कंसल्टेशन की बात आई, तो 98 में ये कहा गया कि साहब ये जो स्थिति है, ये 4 जजेस जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, चीफ जस्टिस, उनको कंसल्ट करेंगे और राष्ट्रपति साहब को वो नाम भेजेंगे। चीफ जस्टिस जिन सीनियर 4 जजेस के साथ कंसल्ट करेंगे उसको हमने कोलिजियम बोला, और 98 से लेकर आज तक उसी सिस्टम से काम इस देश में चल रहा है। ये है बैकग्राउंड पूरे कोलिजियम का। आज जो कांग्रेस ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जुडिशरी को इंटरफियर कर रही है या जो प्रॉब्लम्स हैं, सर एक नहीं 4 बार अगर जुडिशियल अपॉइंटमेंट में किसी के समय दखलंदाजी हुई या सिस्टम को तोड़ा गया, तो उस समय की जो सरकार थी, और उस समय निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो स्टेब्लिश्ड नॉर्म्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, जो एक, जैसे बहुत सारी चीजें लिखी नहीं होती लेकिन एक प्रेसिडेंस होता है जिसको कहते हैं अनरिटन रूल्स बट गुड प्रेसिडेंसेस, उनको छोड़ के जब अपनी मनमर्जी से निर्णय लेना शुरू किया पॉलिटिकल सिस्टम ने, तो जुडिशरी में इंटरफेरेंस हुआ। और उस इंटरफेरेंस को रोकने के लिए जो 9 जजेस की जो बेंच थी 93 में, उन्होंने जब कहा कि नहीं, ये कंकरेंस, कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस, कंसेंट, वहां से जब विवाद बढ़ा और आज तक वो कोलिजियम के रूप में हमारे सामने, तो सिस्टम को डिस्टॉर्ट करने का पूरा श्रेय जाता है कांग्रेस को। और आज अगर वो इस तरह से सवाल उठा रहे हैं कि साहब सरकार जो है वो इंटरफियर करना चाह रही है जुडिशरी में,
तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्कोरिंग है, तथ्यों को इग्नोर करने की बात है, और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से हटके वो एक ओपिनियन क्रिएट करना चाह रही है पब्लिक में कांग्रेस, कि शायद मोदी सरकार जुडिशरी में इंटरफेरेंस कर रही है। तो ये स्थिति आज हमारे सामने। विजय जी, कांग्रेस ऐसा कर क्यों रही है? क्या साबित करना चाहती है, या मोदी सरकार की छवि खराब करना चाहती है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को एक तरीके से डी-लेजिटिमेट कर रही है, या उसकी मंशा क्या है? असल मंशा क्या समझ में आती है? देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो, या जो डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिक्स में परसेप्शन का बहुत बड़ा खेल है। आपको याद होगा जब 2014 में जब पहली बार मोदी साहब की सरकार आई थी, तब भी ये इस देश में एक परसेप्शन क्रिएट किया गया था इवन इलेक्शन से पहले, कि अगर मोदी साहब प्रधानमंत्री बने तो इस देश में मुस्लिम्स का जीना मुश्किल हो जाएगा, ये पूरा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बाकी माइनॉरिटीज के लिए मुश्किल हो जाएगा। इनटॉलरेंस की बात तभी शुरू हो गई थी। एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है तो आप उसको वोट ना दें, आपको सेक्युलर क्रेडेंशियल वाली पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहिए, मतलब कि आपको कांग्रेस को वोट देना चाहिए। ये नैरेटिव बनाने की जनता में कोशिश की गई थी ऑपोजिशन ने, और खासकर लीडिंग ऑपोजिशन या जो उस समय रूलिंग पार्टी थी वो कांग्रेस थी। इसी तरह से आज भी एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि शायद जो रूलिंग पार्टी है या मोदी साहब का जो काम करने का तरीका है वो हर संवैधानिक संस्था को अपने कब्जे में करना चाहते हैं या डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाया है कि जो, अब यही इंटरेस्टिंग चीज है कि जब 2015 में एनजेसी का जब कानून पास हुआ था तो सबने उसके फेवर में मत दिया था। इसका मतलब सारी पार्लियामेंट ये चाहती थी कि कॉलेजियम के अलावा एक अल्टरनेट मोर क्रेडिबल सिस्टम सामने आए, जिसमें एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे में अपॉइंटमेंट हो, ना कि जजेस सिर्फ उन लोगों को अपॉइंटमेंट करें जिनको वो जानते हैं। क्योंकि आज इस देश में जैसे एग्जीक्यूटिव के अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे आज आईएएस ऑफिसर से आईएफएस ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, उसके लिए पूरा यूपीएससी सिस्टम है। कोई भी आदमी जो इच्छुक है वो अप्लाई करे, कॉम्पिटेंसी के हिसाब से उसका एग्जाम होगा, और जो कॉम्पिटेंट होगा उसको मौका मिलेगा। यही एक सिस्टम, इसी तरह से डिफेंस ऑफिसर्स के लिए अपॉइंटमेंट होता है, इसी तरह से बैंकिंग ऑफिसर्स का होता है, इसी तरह से हमने देखा होगा बाकी भी जो संस्थाएं हैं वहां पे अपॉइंटमेंट होते हैं। तो उसी तरह से एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म लाने की सरकार की कोशिश थी एनजेसी में, कि एक जुडिशरी कमीशन बने जो प्रोफेशनलिज्म को फोकस करते हुए अपॉइंटमेंट करे, ना कि उन लोगों का अपॉइंटमेंट करे जो जजेस जिनको जानते हों या जो एक दूसरे से वाकिफ हों। क्योंकि आज भी सर इस देश के अंदर करीब 1100 जजेस होंगे हाई कोर्ट में। 1100 जजेस में से आप कितनों को जान पाएंगे? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी जजेस होंगे ऑन एन एवरेज, अगर मैं कहूं सबकी उम्र ऑन एन एवरेज 50 साल से ऊपर होगी, और उनको अगर 62 साल की उम्र में अगर रिटायर होना है तो इसका मतलब यह है कि हर साल आपको 100 जजेस अपॉइंट करने, रिप्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 100 जजेस अगर आपको अपॉइंट करने हैं, और कोर्ट अगर 250 दिन चलता है, अगर मैं सैटरडे संडे हटा दूं तो आपके 250 दिन बचे, अगर कोर्ट की छुट्टियां हटा दें तो करीब 200 सवा 200 दिन आपका कोर्ट एक्टिव रहता है। सवा 200 दिन में अगर आपको 110 जजेस अपॉइंट करने हैं तो मतलब एवरी अल्टरनेट डे ऑन एन एवरेज आपको एक नया जज नियुक्त करना है। और जब एक जज की नियुक्ति होगी तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ एक ही कैंडिडेट होगा, हो सकता है उसमें 10-15 एप्लीकेशन। तो रोज अगर आप 5-7 एप्लीकेशन स्क्रीन कर रहे हैं अगर कॉलेजियम मिलके, और उसके बाद हर दूसरे दिन आप 10 में से एक आदमी पिकअप करते हैं, तो 10 एप्लीकेशंस को स्क्रूटनी करने में, उनके डेटा वेरीफाई करने में, उनके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करने में काफी वक्त जाता है।
क्योंकि हम भी अगर किसी संस्था में अपॉइंटमेंट करते हैं अपने मैनेजर्स की, सीनियर मैनेजर्स की या एग्जीक्यूटिव्स की, तो हमें पता है कितना टाइम लगता है अगर ढंग से काम किया जाए तो ये मुश्किल काम है। तो इसीलिए बार-बार ये कहा गया है कि जितना टाइम हम अपॉइंटमेंट्स में लगा रहे हैं, अगर हम उतना जुडिशरी वर्क में लगाएं तो शायद कोर्ट की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और एक इंडिपेंडेंट सिस्टम जो जुडिशियल कमीशन अगर वो बन जाता है तो अपॉइंटमेंट्स का एक फुल टाइम प्रोसेस रहेगा जो साल भर सिर्फ अपॉइंटमेंट ही करेगा, ताकि जो गैप्स हैं, रिटायरमेंट्स हैं, उनको टाइमली भरा जा सके। तो ये एक सोच है जो सही है। लेकिन अब सवाल वापस वहीं आता है घूम फिर के सर, कि इस समय ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जो बीजेपी की सरकार है वो नहीं चाहती जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक गलत सोच है। इस समय जब देश को एक अच्छी जुडिशरी की जरूरत है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत है, उस समय इस तरह की जुडिशरी को लेके जो पॉलिटिकल स्कोरिंग हो रही है, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कल को अगर मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में आती है और बीजेपी अगर इन सेंसिटिव मुद्दों पे नॉन कोऑपरेशन करेगी तो देश कैसे चलेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स से हटके जब जुडिशरी या इस जुडिशरी का मुद्दा है, डिफेंस का मुद्दा है, फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा है, जहां पे नेशनल इंटरेस्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट है, मुझे लगता है वहां पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और बहुत मुद्दे हैं पॉलिटिक्स करने के, ये एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात है। लेकिन अब क्योंकि कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है जिससे आप जनता को अटेंशन सीक कर सके, तो इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं जो अनफॉर्चुनेट है। विजय जी, आगे बढ़ने से पहले मैं जरा अपने दर्शकों को उपराष्ट्रपति के भाषण का एक छोटा सा अंश सुनवाता हूँ। इसका जो डिटेल भाषण है वो दोपहर में मैंने एक वीडियो बनाया है उस पर, उसका लिंक मैं दे दूंगा, ऊपर भी आपको मिल जाएगा, नीचे भी मैं आपको उसका यूआरएल दे दूंगा, आप उसको डिटेल सुन सकते हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने जिस तरीके से उपराष्ट्रपति को भी लपेट लिया कि साहब सरकार उनसे भी इस तरह के भाषण दिलवा रही है जिससे न्यायपालिका की जो वैधता है या जो अथॉरिटी है, जो शुचिता है, जो पवित्रता है, वो प्रभावित हो। तो इस पर उपराष्ट्रपति ने क्या कहा है उसका एक छोटा सा अंश सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। Honorable members, yesterday was a day on which my attention was drawn to the statement that was in public domain imparted by the Honorable Chairperson of the UPA. Every member of the House, either here or there, is entitled to highest respect. From this chair, I cannot emanate any perception or reflection without being in highest order of care, caution, and decorum. I therefore sought the exact draft of it. After going through the draft, I gathered that the reflections imparted by me in my capacity as chairman of this August House on December 8 came for inappropriate reflections. I have, honorable members, diluted my stance to the maximum level. I would invite your attention to get your guidance and wisdom on what troubled me. My attention has been drawn to a statement imparted by the Honorable Chairperson of the UP on 21st December 2022 mentioning, I quote, and you'll appreciate I could not have personally compromised my dignity more than I did in my subdued response. And what was said was, quote, a troubling new development
is a calculated attempt underway to delegitimize the judiciary. That's her perception. I have nothing to say. That is in her domain, duly entitled. In public discourse, you may reflect on it. That is an issue that doesn't concern me. Ministers and even a high constitutional authority have been unlisted, mark the word, unlisted, to making speeches attacking the judiciary on various grounds and quote. Honorable members, can your chairman be, would you please have patience to listen to me? Can the chairman who said something, please, honorable members, I indicate to you, I will preserve to an extreme decorous degree what I say from this chair. This office cannot be allowed to be dragged on partisan stance. I cannot be unlisted. I assure the leader of the opposition, I cannot be unlisted. Please take your seat, Mr. Tanka. I cannot be unlisted either by them or by you to delegitimize judiciary. I suffered the allegation that I was part of a system to delegitimize judiciary, which means sounding a death knell of democracy. Once again, please, I was. मैं ये जानना चाहता हूं विजय जी, कांग्रेस पार्टी आज कहां पहुंच गई है? क्या उसको देश के जनमानस की बिल्कुल रत्ती भर भी चिंता नहीं है? क्योंकि जब से 8 दिसंबर से वाइस प्रेसिडेंट का वो भाषण आया है, उसके बाद उससे पहले बल्कि चीफ जस्टिस की मौजूदगी में एक सेमिनार में भी उन्होंने ये बात कह दी थी, और फिर कानून मंत्री के भी कुछ स्टेटमेंट आए हैं, ट्वीट आए हैं, और उसके बाद पूरे देश में जिस तरीके से समर्थन मिला है इनको, यानी उपराष्ट्रपति को भी, कानून मंत्री को भी, और जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को, क्या ये सूरदास बन गए हैं कांग्रेस के नेता? इन्होंने अपने कान बंद कर रखे हैं, या इन्होंने समझबूझ को त्याग दिया है? क्या ये देश का मूड नहीं भांप रहे हैं कि देश क्या चाहता है? और उसके बाद संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में इस तरह की बदजुबानी करना, ये सब क्या शो करता है? क्या कांग्रेस वाकई आत्मघात की तरफ बढ़ रही है? सर देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पॉलिटिक्स के अंदर आपको पब्लिक अटेंशन की जरूरत होती है, और अगर कोई भी सेंसेशनल स्टेटमेंट दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसको मीडिया पिकअप करता है। और यही बात उपराष्ट्रपति साहब ने कहा कि अगर कोई स्टेटमेंट आता है जिसके कारण एक मीडिया सेंसेशन बनता है या पब्लिक डोमेन में एक सेंसेशन बनता है, तो इससे बोलने वाला और जिस मंच से वो बोला जाता है उसको अटेंशन मिलता है। शायद कांग्रेस का यही एक प्रयास होगा कि इस तरह की बात कही गई, क्योंकि जिस समय 8 तारीख की ये बात है जब उपराष्ट्रपति साहब ने अपने पहले संबोधन में राज्यसभा में ये कहा था कि ये अनप्रेसिडेंट डेवलपमेंट था कि दोनों सदनों से पारित राष्ट्रपति द्वारा साइन किया हुआ कानून अगर निरस्त कर दिया जाता है तो पार्लियामेंट और राष्ट्रपति की क्या हैसियत रह जाती है, और ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ। और दुनिया में कहीं पे भी कोलिजियम सिस्टम नहीं है, पूरी दुनिया में जुडिशरी के अपॉइंटमेंट होते हैं। तो क्या हम ये कहें कि जितने बाकी अल्टरनेट सिस्टम हैं वो सब डिफेक्टिव हैं? कहने का मतलब ये है कि एक लॉजिकल बात कही गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल सम्मत बात कही गई थी, और उसके बाद आज ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते बाद तक कांग्रेस को राज्यसभा में बात उठाने के मौके थे। उन्होंने अपनी बात सदन में रख सकते थे,
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते थे, अपनी बात रखने के और तरीके थे। वो ना करके पार्लियामेंट्री कमेटी में अपनी कांग्रेस की अपनी इंटरनल कमेटी मीटिंग के अंदर उन्होंने और उनकी अध्यक्षा ने, जो भूतपूर्व अध्यक्षा ने, इस सवाल को उठाया और लांछन ये लग गया कि साहब वाइस प्रेसिडेंट साहब भी सरकार के दबाव में आके इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम वाइस प्रेसिडेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको भी कॉम्प्रोमाइज बता रहे हैं, हम सरकार के एटीट्यूड को भी कॉम्प्रोमाइज बता रहे हैं, और जो संवैधानिक व्याख्या की गई थी उपराष्ट्रपति द्वारा सदन में, हम उसको भी गलत बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति में हम लोग इतने, जिसे कहते हैं, मर्यादाएं लांघ जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ उस समय पॉलिटिक्स दिखता है और हमें किसी को क्रिटिसाइज करना होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक गिरता हुआ राजनीतिक स्तर है। हम लोगों ने मंथन करना बंद कर दिया है, हम लोग तथ्यों पे आधारित बात नहीं करते हैं, हम लोग बगैर डिस्कशन के या बगैर एनालिसिस के बात कर रहे हैं, परसेप्शन पे खेल रहे हैं। और कभी कभी हमें लगता है कि जो बोल रहा है, जो व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, वो शायद उसका पर्सनल व्यू हो सकता है, लेकिन उसके समर्थन में उसमें कहीं कोई तथ्य नहीं थे। तो जो मिसेस सोनिया गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि वो भी उचित नहीं था, क्योंकि कांग्रेस को उपराष्ट्रपति के पद पे और जो उन्होंने सवाल उठाए थे उस पे उन्होंने ये नहीं कहा कि किन तथ्यों के आधार पे ये कोलेजियम सिस्टम सही है, या जो उपराष्ट्रपति ने कहा कि दोनों सदनों से पारित और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित जो कानून बना उसको रद्द करना क्या उचित था। मुद्दा ये था, उस पे ना बात करके, उन तथ्यों की बात ना करके एक परसेप्शन की बात करना, मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है जो उचित नहीं है। क्योंकि सब जगह हम देख रहे हैं, चाहे वो सरकार हो, उपराष्ट्रपति हो या न्यायालय हो, तीनों की तीनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, और इस तरह की पॉलिटिक्स संवैधानिक संस्थाओं को मद्दे रखते हुए डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। विजय जी, लगे हाथ में एक सवाल और पूछ लेता हूं इसी से संबंधित। 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। ये मांग तो बहुत लंबे समय से चली आ रही है कि न्यायिक सुधार होने चाहिए, प्रशासनिक सुधार होने चाहिए, पुलिस सुधार होने चाहिए, जो हमारी निर्वाचन प्रणाली है उसमें सुधार होने चाहिए। बहुत सारे सुधार हमारे लटके पड़े हैं, नहीं हुए। और चलिए हम मान लेते हैं कि अब तक ऐसी सरकारें थी जो मजबूर सरकार जिन्हें कहते हैं, छोटे छोटे दलों के समर्थन से वो चल रही थी। 2014 में बहुत सालों के बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार रही। 2019 में भी देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार दी, बल्कि 2014 के मुकाबले भी ज्यादा बहुमत देकर के नरेंद्र मोदी को फिर से देश की कमान सौंपी। इसका मतलब ये है, जनादेश ये है कि साहब सुधार करिए। लेकिन हमने देखा है कि विमुद्रीकरण हो, जीएसटी हो, जितने भी आर्थिक सुधार हुए हैं उनका जमकर के विरोध किया कांग्रेस ने। इसके अलावा भी अभी जितने सुधार कर रही है सरकार, जितने कड़े फैसले ले रही है, इसके बावजूद कि जब आप इस तरह के कड़े फैसले लेते हैं तो कई बार आपको उल्टा भी पड़ जाता है राजनीतिक रूप से, लेकिन ये सरकार फिर भी फैसले कर रही है। कांग्रेस हर सुधार का विरोध करने पर आमादा क्यों है? सर, ये अनफॉर्चुनेट है। अगर आप देखें कि 14 से लेकर अभी तक एक इंसिडेंस बता दीजिए जहां पे कांग्रेस ने सरकार की तारीफ की हो। इसका मतलब ये है कि पिछले 8 साल में जो इस देश में हुआ है वो सब गलत हुआ है। अगर हम कांग्रेस की नजर से देखें, अगर सब कुछ गलत हो रहा है तो सरकार दोबारा या जनता दोबारा सरकार को क्यों जिता के वापस भेज रही है, चाहे वो विधानसभा है या राष्ट्रीय सरकार की हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमें समझना होगा कि अगर हर काम सरकार का गलत था तो जनता सरकार को क्यों सपोर्ट कर रही है या वोट दे रही है। अगर हर सरकार का डिसीजन गलत था तो जो आज डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, या फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स और डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं,
आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो सब गलत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जो राजनीतिक मैच्योरिटी है वो सिर्फ या तो हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी नहीं है कि आप देश हित सोच सको, आपको सिर्फ अपोज करना है क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी की सरकार है इस समय केंद्र में। तो अगर यही मानसिकता है और हम अगर कोई पॉजिटिव विचार नहीं रख सकते, राष्ट्र हित में कोई विचार नहीं रख सकते, तो मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी का हेल्दी ट्रेंड नहीं है। हेल्दी ट्रेंड तो तब होगा कि जब आप अगर कोई कमी आपको कानून में दिखती है, आप उसमें सुधार संशोधन बताइए। अगर कहीं कोई आपको लगता है कानून खराब था, प्राइवेट मेंबर बिल लेके आइए और उसमें अगर आपको सुधार करना है तो आप कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी ऑप्शंस हमारे पास सारे हैं, लेकिन अगर हम उसका उपयोग ना करें और सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहें, और इस बात को आपको देखना होगा सर कि अगर कांग्रेस आज मार्जिनलाइज हो रही है तो वो नेगेटिव पॉलिटिक्स से हो रही है, क्योंकि जनता को अगर आप सिर्फ ये कहते रहेंगे कि ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, वो खराब है, बार बार उसी को दोहराते रहेंगे और आप कोई अल्टरनेट डेवलपमेंट मॉडल नहीं देंगे तो जनता आपके साथ जुड़ेगी कैसे? क्योंकि जो सरकार कर रही है वो आपको पसंद नहीं है, आपका अपना कोई विचार नहीं है, तो फिर जनता कहेगी जो चल रहा है वो चलने दो, क्योंकि आप अल्टरनेट मॉडल तो हमें दिखाई नहीं रहे। जब आप अल्टरनेट मॉडल नहीं दिखा रहे हैं तो जनता आपसे जुड़ेगी कैसे? तो मुझे लगता है कांग्रेस को 2024 काफी नजदीक है, अपने भविष्य के लिए अपने एटीट्यूड, अपनी अप्रोच को बदलना होगा, नहीं तो कांग्रेस और मार्जिनलाइज हो जाएगी जैसा हम राज्यों में देखते जा रहे हैं। सिर्फ नेगेटिव कैंपेनिंग से या क्रिटिसाइज करने से आपको जनता वोट नहीं देती है। जनता चाहती है कि आप हमारे भले के लिए क्या करना चाहते हैं, अदर देन लॉलीपॉप्स। आप सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा बांटते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ लॉलीपॉप्स, अगर वही करते रहेंगे तो वो ठीक नहीं है। लेकिन आप इसके अंदर आगे क्या करना चाहते हैं, आपका डेवलपमेंट मॉडल क्या है, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या सोच है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या सोच है, फॉरेन पॉलिसी में क्या सोच है, आप अपना मॉडल तो रखिए। जब तक आप अपना मॉडल नहीं रखेंगे जनता आपको क्यों चुनेगी? और अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि पहले जनता चुने तब आप मॉडल बताएंगे, मुझे लगता है जनता इतना बड़ा रिस्क लेने को आज तैयार नहीं। आखिर में एक और विषय पे एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं विजय जी। पूरी दुनिया, अमेरिका से लेकर के यूरोपियन कंट्रीज तक, सब भारत की इस बात के लिए प्रशंसा कर रहे हैं कि साहब कोविड काल में इतनी बड़ी आबादी वाले देश को बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत समय रहते तमाम उपाय करके, यहाँ तक के वैक्सीन बना करके और वो भी लगवा करके बहुत बड़ी जनहानि को भारत ने बचा लिया है, भारत सरकार ने बचा लिया है। लेकिन हमने, आपने, सबने देखा है कि जब कोविड की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी आई, लगभग हर मौके पर जो पीड़ित थे उनको उकसाने की कोशिश की गई। जो मजदूर लॉकडाउन के दौरान अलग अलग शहरों में फंस गए थे उनको उकसा करके सड़कों पर निकाल दिया गया। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचे और बहुत तेजी के साथ में जो है वो कोरोना वायरस फैल गया। बहरहाल उस पर किसी तरह काबू पाया गया। अभी चीन में क्या हो रहा है, अमेरिका, ब्राजील में, कोरिया में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, ये खबरें डराने वाली हैं। सरकार चेती है। केंद्र सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री ने भी बैठक ले ली। कल सभी राज्यों के जो भी प्रतिनिधि उपस्थित थे उनसे बातचीत की है। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनको भी चिट्ठी लिखी गई। यह कहा गया कि सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आपके साथ चल रहे हैं सड़कों पर। कोरोना की जो संभावित खतरे हैं और जो फैलने की आशंका पैदा हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों में 7-8 लोग जो हैं उसी वेरिएंट से ग्रस्त मिले हैं जो चीन में इस समय कहर बरपा रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आप
जो आपके साथ चल रहे हैं उनसे कहें कि प्रोटोकॉल का पालन करें या यात्रा को बंद कर दें। अगर आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यात्रा को स्थगित कर दीजिए, संभावित खतरे को भांपते हुए। इसका राहुल गांधी ने कल मेवात की एक सभा में मजाक उड़ाया। ये कांग्रेस की छवि को बेहतर बनाता है इस तरह का एटीट्यूड, या इनकी छवि को ही बर्बाद कर रहा है कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदार पार्टी है और इसके बहुत गैर जिम्मेदार नेता हैं जो खतरे को भी एक तरीके से मजाक का विषय बना रहे हैं। जी ओंकार जी, देखिए, अगर आप हेल्थ मिनिस्टर साहब की चिट्ठी देखें तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बिल्कुल सही ये बात कही कि देखिए, ऐसा है, इस समय कोरोना की महामारी है और आपकी रैली से जो लोग कुछ गए हैं वो कोरोना संक्रमित लोग थे। इवन हिमाचल के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जब वो वापस गए आपसे मिलके, तो वो भी पॉजिटिव पाए गए। इसका मतलब आपको और आपकी रैली में जो लोग आ रहे हैं उन सबको कोविड का खतरा है। और जिस तरह से हमने पिछली बार भी किसान आंदोलन के समय देखा कि जब पूरे देश में कंट्रोल हो रहा था तो सबसे ज्यादा मॉर्टेलिटी रेट पंजाब में थी, क्योंकि जब आप कहीं आसपास, जैसे क्राउडिंग कहते हैं, कोविड प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो वायरस तो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देख के और आपके विचारों को देख के तो रुकेगा नहीं। वायरस का काम तो फैलना है, वो अपना काम करेगा और जो उसकी चपेट में आएगा उससे प्रभावित होगा, उसका नुकसान हो सकता है। ये स्थिति हम सबके सामने है। लेकिन सच्चाई को समझने की जगह, गंभीरता को समझने की जगह, आफ्टर ऑल हेल्थ मिनिस्टर किसकी बात कर रहे हैं? वो चाहते हैं देश की जनता जो आपकी रैली में आ रही है वो बीमार ना पड़े। उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाइए, लोगों से कहें कि मास्क पहन लें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ताकि स्प्रेड कंटेन रहे, स्प्रेड ना हो। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में आप अपनी ये यात्रा को रोक दीजिए ताकि स्प्रेड ना हो। लॉजिकल बात है। अब ये राहुल गांधी साहब को सोचना है कि अगर कल को उनके समर्थक अगर कोविड इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उनमें से कुछ लोगों की जान चली जाती है तो कौन जिम्मेवार होगा। आपको याद होगा कि पिछली बार जब कोविड की लहर आई थी उस समय बंगाल, यूपी के इलेक्शन की बात थी। जब पॉलिटिकल रैलियां होती थी तो कितना हंगामा कांग्रेस ने किया था कि जब कोविड का कहर चल रहा है या कोविड की वेव चल रही है या अंदेशा है, उस समय आप पॉलिटिकल रैलीज क्यों कर रहे हैं। और उस समय काफी कंटेमिनेशन बढ़ा था। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग अपनी गलती से नहीं सीखना चाहते, हम अभी भी क्राउड मैनेजमेंट की जगह हम उसको एनकरेज करना चाहते हैं और वो भी रिस्की फॉर्मेट में, कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो, गाइडलाइंस का फॉलो ना करते हुए, तो मुझे लगता है कि जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं कम से कम उनको समझना चाहिए। अगर राहुल गांधी साहब को यात्रा करनी है जरूर करें, लेकिन जो लोग वहां जा रहे हैं उनकी यात्रा में, कम से कम वो तो अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवारों के लिए, आप अगर बीमारी लेके जाएंगे तो अपने घर में लेके जाएंगे और कहां लेके जाएंगे। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आपके परिवार को समस्या आएगी। कांग्रेस पार्टी तो आपको हॉस्पिटल पहुंचाने वाली नहीं, नुकसान आपके परिवार का होगा। तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता जो रैली में जा रही है वो प्रिकॉशन ले, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक बात आपने कही कि हरियाणा में नूह में उन्होंने जो कही बात, तो सर आपको ये भी पता होगा कि वहां जिस रैली का इन्होंने संबोधन किया है वहां पे किस कम्युनिटी को वो एड्रेस कर रहे थे और क्यों कर रहे थे और किसके खिलाफ कर रहे थे। तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। मजाक उड़ाने की जगह उनको इस बात का आश्वासन हेल्थ मिनिस्टर को देना चाहिए था कि आपकी बात हमने समझी है, हम कोशिश करेंगे कि ये स्प्रेड ना हो। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। एक पोलाइट वे में भी आप रिप्लाई कर सकते थे मजाक करने की जगह, क्योंकि जो लोग बीमार हुए हैं वो हकीकत है। और अगर उस हकीकत को आप झुटलाएंगे और लोगों को आप एनकरेज करेंगे कि आप केयरलेस रहें, क्योंकि आप लीडर हैं, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल, उसकी जगह अगर आप खुद केयरलेस हैं और लोगों को केयरलेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये कोविड की लड़ाई हम दोबारा हारने की स्थिति में आ जाएंगे, जो ना देश के लिए अच्छा होगा ना लोगों के लिए अच्छा होगा।
विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम।